आज की इस दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामर एक ऐसी चीज है जो अक्सर कंफ्यूज करती है ना? लेकिन असल में जब शब्दों का सही इस्तेमाल समझ आ जाए तो भाषा का जादू ही अलग होता है। चलिए आज हम मिलकर इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही खास और मजेदार हिस्से को डीकोड करते हैं, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। जब हमें चीजों के बीच तुलना करनी हो तो ये शब्द अपने रूप कैसे बदलते हैं, यही आज का हमारा मेन टॉपिक है। एडजेक्टिव कंपैरिजन के नियमों में अगर महारत हासिल कर ली तो यकीन मानिए ग्रामर का लेवल अपने आप ऊपर चला जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम तुलना के 3 रूपों की एकदम बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे। उसके बाद छोटे और लंबे एडजेक्टिव्स के स्पेलिंग रूल समझेंगे। फिर हम ग्रामर के बॉस लेवल यानी अनियमित एडजेक्टिव्स को पार करेंगे और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प विशेष स्थितियों को देखेंगे। तो चलिए ग्रामर सिस्टम के इस पहले लेवल में सीधे डाइव करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत को खड़ा करने से पहले उसकी नींव मजबूत करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, राइट? तो सबसे पहले तुलना के 3 मुख्य रूपों को समझते हैं। असल में तुलना के 3 मूल रूप होते हैं। पहला है पॉजिटिव फॉर्म। इसका काम बड़ा सीधा सा है, सिर्फ किसी एक चीज का वर्णन करना, यहां कोई तुलना नहीं होती। फिर आता है कंपैरेटिव फॉर्म, जब हम ठीक 2 चीजों को आमने सामने रखते हैं और उनमें तुलना करते हैं, तब इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा, जो कि एक बहुत बड़ी छलांग है, वो है सुपरलेटिव फॉर्म। जब बात सिर्फ 2 तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे ग्रुप या 2 से ज्यादा चीजों की हो रही हो, तब यह फॉर्म काम आता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कब सिर्फ 2 चीजों की बात कर रहे हैं और कब पूरी भीड़ की। चलिए इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। क्लीन शब्द को ही ले लीजिए। अगर एक कमरा साफ है तो वो क्लीन है, पर अगर हम 2 कमरों को कंपेयर करें तो एक कमरा दूसरे से क्लीनर होगा, और जो कमरा पूरे घर में सबसे ज्यादा साफ है वो होगा क्लीनेस्ट। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपरलेटिव फॉर्म के साथ अक्सर द लगाया जाता है, जैसे द क्लीनेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पूरे ग्रुप में वो चीज एकदम इकलौती और विशिष्ट होती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे लेवल पर, छोटे एडजेक्टिव्स और उनकी स्पेलिंग के पीछे का असली मैकेनिज्म। यहां हम देखेंगे कि आखिर ये AR और EST काम कैसे करते हैं। ज्यादातर एक सिलेबल वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जिन्हें बोलने में सिर्फ एक झटके का समय लगता है, वो इसी सीधे और सिंपल नियम पर चलते हैं। जैसे कि न्यू बन जाता है न्यूअर और न्यूएस्ट, और चीप बन जाता है चीपर और चीपेस्ट। अगर हम बाजार जाते हैं तो हम अक्सर सबसे सस्ते यानी चीपेस्ट दुकान की ही तो तलाश करते हैं। ये वाला नियम वाकई बहुत सीधा है। लेकिन ग्रामर हमेशा इतनी भी सीधी कहाँ होती है। ये नियम सिर्फ एक सिलेबल वाले शब्दों तक ही सीमित नहीं है। कुछ ऐसे 2 सिलेबल वाले शब्द भी होते हैं जिनके अंत में कुछ खास लेटर्स आते हैं, और वो भी इसी क्लब का हिस्सा बन जाते हैं। ये रहे वो कुछ खास लेटर्स वाले शब्द। अगर कोई शब्द Y पर खत्म होता है, जैसे डर्टी, तो वो डर्टियर बन जाता है। अगर ER पर खत्म होता है, जैसे क्लेवर, तो वो बन जाएगा क्लेवरर। ऐसे ही L और E वाले शब्द जैसे सिंपल बन जाते हैं सिंपलर, और OW वाले शब्द जैसे नैरो बन जाते हैं नैरोवर और फिर नैरोएस्ट। बस ये पहचानना आना चाहिए कि कौन से 2 सिलेबल वाले शब्द इस सरल नियम में फिट बैठते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट देखते हैं। जब कोई शब्द Y पर खत्म होता है ना, तो स्पेलिंग में एक छोटा सा बदलाव करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास वर्ड है डर्टी। पहला स्टेप, हमने पहचान लिया कि ये Y पर खत्म हो रहा है। दूसरा स्टेप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उस Y को हटाकर उसकी जगह I लगाना होगा, और अपने आखिरी स्टेप में हम अपना ER या EST जोड़ देंगे। तो डर्टी बन गया डर्टियर और डर्टीएस्ट। ये छोटा सा बदलाव स्पेलिंग को 100% सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। स्पेलिंग की बात हो ही रही है तो कुछ और छोटी छोटी बारीकियों पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर किसी शब्द के आखिर में पहले से ही एक साइलेंट ई है, जैसे लार्ज, तो हम डबल ई नहीं लगाते, बस एक R या ST जोड़ देते हैं। अगर किसी शब्द के आखिर में कॉन्सोनेंट है और उससे ठीक पहले एक छोटा सा वॉवेल है, जैसे बिग, तो बिगर बनाते समय हम G को 2 गुना कर देते हैं। और हाँ, शाय जैसे शब्दों में जहां Y से पहले एक कॉन्सोनेंट है, वहां Y अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। इन अपवादों को एक बार समझ लिया तो फिर स्पेलिंग में कभी कोई गलती नहीं होगी। खैर, छोटे शब्दों की कहानी तो हमने अच्छे से समझ ली। ये काफी आसान थे और इनका एक सेट पैटर्न था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इंग्लिश के सारे एडजेक्टिव्स इतने ही छोटे होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर उन लंबे शब्दों का क्या किया जाए जिन्हें बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है? यहीं से पूरी रणनीति बदल जाती है। आते हैं हमारे तीसरे नियम पर,
मोर और मोस्ट का उपयोग, यानी लंबे शब्दों के नियम। इन दोनों नियमों के बीच का अंतर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। छोटे शब्दों के लिए हम उनके अंत में बदलाव कर रहे थे, जैसे चीप से चीपर। लेकिन लंबे शब्दों के साथ हम उनकी स्पेलिंग के साथ बिल्कुल कोई छेड़छाड़ नहीं करते। इसके बजाय हम उनके आगे नए शब्द लगा देते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तो डिफिकल्ट जैसा शब्द डिफिकल्टर नहीं बनता, बल्कि ये सीधे मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट बन जाता है। इस तरीके से भाषा बहुत ही स्मूथ बनी रहती है। ओके, अब जरा एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा करते हैं, क्योंकि अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे चैलेंजिंग हिस्से में एंट्री ले रहे हैं। इसे ग्रामर का बॉस लेवल कहा जा सकता है। यहां एक छोटी सी चेतावनी है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानते। ये पूरी तरह से अनियमित हैं और इन्हें बस जुबानी याद ही रखना पड़ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये शब्द हमारी रोजमर्रा की बातचीत में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका अपना कोई लॉजिक नहीं होता। गुड का गुडर कभी नहीं होता। ये सीधे बेटर और बेस्ट में बदल जाता है। इसी तरह बैड हो जाता है वर्स और वर्स्ट। एक और कंफ्यूज करने वाली चीज है मच और मैनी के बीच का फर्क। मच वहां लगता है जहां चीजों को गिना नहीं जा सकता, और मैनी वहां जहां हम चीजें गिन सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि तुलना करते वक्त ये दोनों ही मोर और मोस्ट बन जाते हैं। कुछ और इर्रेगुलर शब्द देखते हैं जो अक्सर उलझन पैदा करते हैं। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और ये मात्रा यानी अमाउंट को दर्शाता है। इसके रूप होते हैं लेस और लीस्ट। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल आकार यानी साइज को दर्शाता है, और इसके रूप हमारे उसी पुराने और नियमित पैटर्न स्मॉलर और स्मॉलेस्ट का ही पालन करते हैं। तो मात्रा और आकार के बीच के इस बारीक से अंतर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और अब हम अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, विशेष स्थितियां और अर्थ। यहां हम उन शब्दों को देखेंगे जिनके या तो दो अलग अलग नियम हो सकते हैं, या फिर जिनका रूप बदलने पर उनका मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। ये भाषा की असली बारीकियां हैं। अगर कभी किसी शब्द को लेकर उलझन महसूस हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में दो सही जवाब भी होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें ईआर या ईएसटी लगाकर भी बदला जा सकता है, और मोर या मोस्ट लगाकर भी। उदाहरण के लिए अगर कोई बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछे तो उसे स्ट्यूपिडेस्ट सवाल भी कहा जा सकता है, और मोस्ट स्ट्यूपिड सवाल भी। ग्रामर के हिसाब से दोनों ही 100% सही माने जाते हैं। लेकिन अब जो एक्सेप्शन आ रहा है ना, वो बड़े बड़ों को चकरा देता है। फार शब्द को देखिए, इसके दो रूप हैं। एक है फार्दर, फारदेस्ट, और दूसरा है फर्दर, फर्देस्ट। जब हम किसी वास्तविक भौतिक दूरी की बात कर रहे होते हैं, जैसे एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, तब हम फार्दर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात समय की हो या किसी जानकारी को आगे बढ़ाने की बात हो, जैसे मुझे इस बारे में आगे कोई बात नहीं करनी, तब हम फर्दर का उपयोग करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही क्रिटिकल अंतर है। ऐसे ही लेट और ओल्ड शब्द भी अपने पूरे कहानी बदल लेते हैं। लेट जब समय के संदर्भ में हो तो लेटर और लेटेस्ट बनता है, लेकिन जब किसी क्रम या सीक्वेंस की बात हो तो ये लैटर और लास्ट हो जाता है। ऐसे ही ओल्ड शब्द को देखें। सामान्य लोगों या चीजों की उम्र बतानी हो तो ओल्डर और ओल्डेस्ट, लेकिन जब बात अपने ही परिवार के सदस्यों की हो रही हो तो एक सम्मान और रिश्ते को दर्शाने के लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं। और आखिर में अर्थ के इस बदलाव को नियर शब्द से समझ लेते हैं। जब बात किसी भौतिक दूरी की हो कि कोई चीज कितनी पास है, तो हम नियरर या नियरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम एक लाइन या कतार में अगले स्थान की बात कर रहे होते हैं, तो वही नियर का भाव नेक्स्ट के रूप में बदल जाता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही ये तय करते हैं कि भाषा पर पकड़ कितनी मजबूत है। तो आज हमने एडजेक्टिव कंपैरिजन के नियमों के हर एक स्तर को बहुत ही बारीकी से समझा है, बुनियादी बातों से लेकर लंबे शब्दों के नियमों तक, और अनियमित शब्दों से लेकर अर्थ बदल देने वाली उन छोटी छोटी बारीकियों तक। तो अब इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है, इन संरचित नियमों को अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में लागू करने से हमारे संचार की स्पष्टता किस हद तक बढ़ सकती है। यकीनन जब सही जगह पर सही शब्द इस्तेमाल होता है तो बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। इन नियमों का अभ्यास करते रहें और अपनी भाषा को लगातार लेवल अप करते रहें। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखने का ये मजेदार सफर ऐसे ही जारी रखिए।